कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन दोस्तों, और आज हम लेके आए हैं 2015 जून में जो पेपर हुआ था, इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। तो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हथनोरा का जो मानवसम जीवाश्म है वो इनमें से किस प्रजाति से संबंध रखता है? तो ये रखता है होमो इरेक्टस से। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल पढ़िए कि ये अरुण सोनकिया के नेतृत्व वाली टीम को 1982 के अंदर नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे, आपको ये भी याद रखना है, ये होमो इरेक्टस जीवाश्म को खोजा था और ये महिला का जीवाश्म माना जाता है। और ये जो होमो इरेक्टस हैं ये आधुनिक जो मानव प्रजाति है होमो सैपियंस उसके पूर्वज है, और ये लगभग 2 लाख साल पहले अस्तित्व इनका था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। समाधान प्रचलन शुरू किया गया, तो ये होमो निएंडरथल। तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं कि इसके अंदर अंडर वर्ड आया है, तो अंडर, ज़मीन के अंडर। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। होमो निएंडर मध्य पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है, और ये मृतकों का आदर करता था और शवों की पूजा की सामग्रियों सहित कब्र में दफन करता था। पुनर्जन्म में उसका विश्वास इससे लगता है। और 40,000 वर्ष के पूर्व होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव हुआ, और इनकी जो प्रजातियाँ थी क्रागमैन और ये गैरीमाल्डी और चांसलैंड। तो आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है। 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए। यहाँ पे हम क्यों की वर्ड लगा के देखेंगे, क्योंकि स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नई विधाएं तो तकनीक ग्रहण की। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई भी करता है, और दोनों के दोनों सही हैं यहाँ पे ये, और इसकी सही व्याख्या करता है। और देखिए कि इसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला, तो ये मिला 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार। कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिलता है? तो ताम्र संचय मिलता है बुल्गारिया के अंदर। यहाँ पे 424 जो है तांबे के औजार और 102 चांदी के मिलते हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मोहनजोदड़ो से मिलती है घोड़े की मृण मूर्ति, लोथल से मिलता है यज्ञवेदी, और हड़प्पा से मिलता है और पहिया, मृण पहिया जो ये पिराक से मिलता है घोड़े का जीवाश्म। तो आप इसके हिसाब से इसके आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसी ने प्रतिपादन किया कि हड़प्पा जो संस्कृति का विकास है सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो ये कहते हैं माधव स्वरूप वत्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। भारोपिया जो भाषा का प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण कहाँ से मिलता है? यह मिलता है इराक से। भारोपिया भाषा का प्राचीनतम अभिलेख इराक से मिलता है, और ये 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में मिलता है। इराक से मिले 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेख में, सीरिया में मित्तानी अभिलेख में आर्यो नाम का उल्लेख मिलता है, और जिसमें पश्चिम एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का इनसे पता चलता है। निम्न तरह से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? ये थे विश्वामित्र, और तृतीय मंडल में ऋग्वेद के यह इसका वर्णन है। और सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहते हैं, और ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र जो है सविता को ये समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है छंद। आप इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ सकते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना बने, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। आप इसके बारे में थोड़ी डिटेल पॉज करके पढ़ सकते हैं। ईरानी अधिवास बैकुफला स्थित था, तो यह कौन सी नदी के किनारे पर बनाया था? ये था झेलम नदी के तट पर। यह बनाया था सिकंदर ने उसके घोड़े की याद में। 2 नगरों की स्थापना करता है, और एक का नाम निकैया विजयनगर रखता है झेलम नदी के तट पर। यह है बेकुफला, जो इसका घोड़े के नाम पर बेकुफला इसने इसका नगर का नाम रखा था। किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे कुषाणों ने। सोने के भी कुषाणों ने ही किए थे। 124 ग्राम इनका वजन था। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने बुध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, उमा आदि सम्मिलित हैं, और कुषाणों ने ही सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। मंदिर और उनके निर्माताओं को मैच करना है। जो ब्रह्मा मंदिर है ये बनवाया था विनयादित्य ने, और जो
उच्चीमल मंदिर है, ये बनवाया था विजयादित्य ने। और विरूपाक्ष मंदिर को हम जानते हैं कि ये त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। और मल्लिकार्जुन जो मंदिर है ये बनवाया था त्रिलोक महादेवी ने। तो इसके हिसाब से अपन इसके कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक यानी गर्भ नाटक का प्रारंभ किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। उसके नाटक जो थे प्रियदर्शिका के अंदर इसने प्रियदर्शिका गर्भ नाटक के रूप में नई तकनीक का प्रयोग किया। नाटक के अंदर गर्भ नाटक की तकनीक हर्ष के बाद केवल 2 नाटककारों ने इसका प्रयोग किया। यह भवभूति ने उत्तर रामचरित्र के अंदर और राजशेखर ने बाल रामायण के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। किसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड और महेंद्र वर्मन थर्ड ने। इन दोनों के टाइम के दौरान कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छी डिटेल दी गई है। निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? बहुत बार क्वेश्चन आता है ईंटों से निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं। तो ये है दिनाजपुर का बैकग्राउंड मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बार बार आता है ये, 4-5 बार आ गया है। अजंता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसके अंदर जो राइट आंसर दिया गया है वह थर्ड है। 28 गुफाओं में से 5 गुप्त काल की है, ये सही दिया गया है। और गुफा संख्या जो आप इसको देख सकते हैं 19 और 26 जो दी गई है, चैत्य और बाकी विहार, और ये थर्ड गलत है। इसके चित्र धर्मनिरपेक्ष संदेश भी देते हैं। थर्ड इसका राइट आंसर आता है। 18 देखिए, डिटेल आप पोज करके ये पढ़ सकते हैं इसके बारे में। निम्न में से कौन सा कथन कलब्र विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? यह विद्रोह चोलों के विरुद्ध था, ये सही है। यह ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का प्रबल विरोध था, इसमें इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने बौद्ध संघ को संरक्षण नहीं दिया, इन्होंने बौद्धों को संरक्षण दिया था दोस्तों, बौद्ध धर्म को ही ये मानते थे। तो इसके अंदर ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। पल्लवों पर उनके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा, जिसका असर पड़ा था। कलबरों का दुष्ट राजा कहा गया है। इन्होंने बहुत सारे गांवों में ब्राह्मणों को मिले ब्राह्मण देव जो अधिकार थे उनको ख़त्म कर दिया। और कलब्र विद्रोह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने बौद्ध विहारों को संपोषण किया। और ऐसा कहा जाता है कि कलब्रों ने चोल पांडव चेर राजाओं को बंदी बना लिया था। फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विधा के रूप में जाना जाता है, जिसका केंद्र बिंदु होता है। तो इसका केंद्र बिंदु क्या था? शासक वर्ग का ही ये इतिहास लिखते थे। यानी जितने भी हिस्टोरियन हुए हैं, जो भी जिन्होंने, जैसे अकबर के टाइम में लगा लीजिए, तो इन्होंने शासकों के बारे में ही लिखा है, आम जनता का कोई ध्यान नहीं दिया इसमें अंदर। तो मुस्लिम विजेताओं के इतिहास फारसी साहित्य मुसलमानों के आने से ही प्रारंभ होता है और इसका एक नवीन रूप प्रदान किया इसने। और इसमें शासक वर्ग और अमीर वर्ग की भाषा थी और उन्होंने उन्हीं को संरक्षण प्राप्त था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य का केंद्र रहा है। तो लाहौर क्या था? फारसी साहित्य का केंद्र बना रहता है, ये याद रखिए आप। कौन सा युगम जो है सही सुमेलित नहीं है? तो अब्बास खां सरवानी की ये बुक नहीं थी, तो ये मैचिंग गलत दी गई है। जो इसकी वाक़यात जो है आप जोहर आफ्ताबची, ये क्या था? जहांगीर का रसोइया था। बदायूनी मुंतकुल तारीख ये अकबर के टाइम था। फरिश्ता की है तारीख फरिश्ता, तो ये मैचिंग में है। और ये अब्बास खान जो शेरवानी है इसकी तारीख़ शेरशाही बुक है, ना कि जो ऊपर दी गई है। तकसीम दस्तावेज़ वैसे ही होता है जैसे मुआवजाना ए दहसाला होता है, तो ये आप याद रखिए। जौनपुर में जो अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था वो करवाया था सर्की सुल्तानों ने, ये आप याद रखिए। और अटाला मस्जिद का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ करवाया था तथा इब्राहिम सर्की ने 1408 ईस्वी में इसका जो है निर्माण पूरा इसका करवा दिया था। अटाला मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ करवाया था और इब्राहिम सर्की ने 1408 में इसको पूरा करवाया। यह मस्जिद जो है हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। और मस्जिद के अंदर एक वर्गाकार आंगन है जिसका व्यास 177 फीट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है इसके बारे में, अटाला मस्जिद के बारे में। निम्न में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के सूफ़ी थे? तो इनमें से थे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। तो बहाउद्दीन ज़कारिया ने सर्वप्रथम प्रचार किया था भारत के अंदर इस शाखा का मुल्तान में, और इनका जन्म मुल्तान में होता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्होंने बगदाद की यात्रा की और वे
शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य बन गए और उन्होंने मुल्तान को अपना केंद्र बना लिया। मुल्तान में इनका जन्म हुआ और मुल्तान को ये केंद्र बनाते हैं। यहाँ पे याद रखें, इनमें से कौन सा शहर मुग़ल भारत टकसाली शहर नहीं था। 4A बनेंगे, तो ये बांसवाड़ा इसमें नहीं बनेगा क्योंकि 4A इसके अंदर आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, सारे सबके जो अल्फ़ाबेट A से स्टार्ट होते हैं नाम के, तो ये दी गई है। 4 चांदी की थी, 14 जो थी चांदी के लिए थी, 4 सोने के लिए थी, तांबे के लिए 42 थी। तो ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया है, ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों। देखिए, सरखेज व बयाना मुग़ल काल में किस फसल के लिए अधिक प्रसिद्ध थे? तो ये नील के लिए प्रसिद्ध है। ये अंग्रेज़ों ने भी इसका वर्णन किया है। अहमदाबाद के निकटवर्ती है ये, और राजस्थान में बयाना, यानी कि ये दोनों ही, एक राजस्थान की बात कर रहा है और एक गुजरात की बात कर रहा है। वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं का विवरण दिया और हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है, तो संस्कृत क्या है? शास्त्रीय भाषा है। तो ये था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ऐसा किया था। मराठी जो शब्दावली है देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में है, तो अमीन उत्तर भारत में अमीन और चौधरी में डाउट है दोस्तों, लेकिन अमीन मैंने इसका आंसर दिया है। आप डिटेल पढ़ सकते हो। निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया है कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं आता, हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है? दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, ये बाबर ने कहा था तुझके बाबरी के अंदर। बर्नी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली। तो उसने यह भी लिखा है कि वर्ष 1357 तक खोत और मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए। तो ये लिखा है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद ऐसी बात उसने कही है। तो 1357 का टाइम पीरियड भी अगर देखें तो आप इससे आइडिया इसका लगा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं सम्मिलित हैं? तो ये सभी की हैं, शेख फरीद, नानक, उनके अधिकारी जितने भी हुए, नामदेव, कबीर और रविदास। लेकिन आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो 10वां बादशाह है, यानी कि गुरु तेग बहादुर जो भी थे, गुरु गोविंद सिंह दोस्तों 10वें, तो उनकी रचना इसके अंदर शामिल नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं हमें देखने हैं 31। तो फर्स्ट देखिए, वह सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के पदों में होने वाली प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। वह सारी चीज़ों के ऊपर अपना नियंत्रण रखता था दोस्तों, याद रखना आपको। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे से घर नहीं जाएंगे तब उनके बीच तक अंतर्विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विविध अनुमति प्राप्त नहीं हो। कई बार आया दोस्तों ये सेम क्वेश्चन, सेम चिट्टो कॉपी आई हुई है। उसने समय भी शराब पीना छोड़ दिया, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यहाँ पे ये गलत दिया गया है। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पद्मिनी का उल्लेख सभी समकालीन स्रोतों के अंदर नहीं है, सिर्फ अमीर खुसरो और कहीं कहीं जैसे जो शेरशाह सूरी के टाइम में पद्मावत की रचना हुई जयसी के द्वारा, उसके अंदर इसका आदेश मिलते हैं। तो ये देखिए आप, पद्मिनी का जो उल्लेख है मलिक मोहम्मद जायसी और अमीर खुसरो ने ही किया है। 32 देखिए, किसके समय में पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए? तो ये दिए गए थे जोधपुर के राव मालदेव, इन्होंने दिए थे। जोधपुर के राव मालदेव के समय बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए थे। मध्यकालीन भारत में अमीर की पदवी राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा थी। इस पदवी से मुगल कालीन भारत में अमीर की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होती थी। उपयुक्त के अनुसार इनमें से किसको फरदंज पुत्र की पदवी से प्रतिष्ठित किया गया था? ये थे राजा मान सिंह, जिसको अकबर ने फरदंज की पुत्र की पदवी दी थी। इनके बारे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है। और ये कछुआ राजपूत थे आमेर के। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिर को मुंडवा लिया था? तो ये थी हमीदा बानो बेगम। और ये हिंदुत्व यानी कि हिंदुओं से प्रभावित होकर अकबर ने ऐसा किया था। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, 1604 में इनका निधन हुआ था। इनकी सूची को आपस में मिलाना है कि किसके टाइम में कौन सा यात्री आया था। तो रॉल्फ फिंच अकबर के टाइम में आया था। सिद्दी अली रईस जो आया था, ये आया था हुमायूं के टाइम में। थॉमस रो आया था। जहांगीर के टाइम में बर्नियर आया था। औरंगज़ेब के टाइम में तो ये मैचिंग पहले ही हुई है इसके अंदर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया था? व्यवस्थित रूप से प्रेस नियम, तो ये वेल्जली का कार्य था। इसने सेंसर लगा दिया था 1799 के अंदर समाचार पत्रों के ऊपर।
और संपादक, मुद्रक और स्वामी, इनका नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रेक्षण के लिए भेजना पड़ता था। यानी कि कोई भी खबर छापनी हो या कोई भी आपको आर्टिकल देना है तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। 1886 से 1919 के मध्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुए थे? तो ये हुए थे इलाहाबाद, पटना और लाहौर के अंदर। तो आप इसकी डिटेल याद रखिए कि पटना उच्च न्यायालय 1916 के अंदर, और इसकी खंडपीठ जो रांची थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था? तो ये रविशंकर व्यास नहीं थे, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा भी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर प्रसाद भी थे। तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है कि कौन कौन इनके साथ था, कौन नहीं था। तो ये पढ़िए आप। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS परीक्षा भर्ती का प्रावधान था? तो ICS जो परीक्षा भर्ती का प्रावधान किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। तो आप इसकी डिटेल यहाँ थोड़ी पढ़ सकते हो। 1923 से क्या है, सिविल सेवा जो थी, उम्मीदवारों का चयन लंदन में एक साथ दोनों, यानी कि इंडिया के अंदर भी 1923 के अंदर से क्या सिविल सेवाओं का चयन होने लग गया था, यहाँ भी परीक्षा होने लग गई थी। निम्न में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं थी? तो ये थी तोरू दत्त, कल्पना दत्त, बीना दत्त, मैडम बीकाजी कामा, ये क्रांतिकारी महिलाएं थी। और जो इनके बारे में दिया गया है, ये तोरू दत्त जो थी कवित्री थी अंग्रेजी भाषा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो डिटेल दी गई है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए आप। मैं तो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि थोड़ा लंबी ना बने वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में चुनी गई थी? तो ये चुनी गई थी कानपुर 1925 के अंदर। तो इसके बारे में आप डिटेल पढ़िए। हिंदी को राष्ट्रभाषा के इस्तेमाल किया गया था इस टाइम पे 1925 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है इनके अधिवेशन में। और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता जो हसरत मोहनी के बारे में यहाँ बताया गया कि उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु यह पारित ना हो सका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपने इसको रटना है अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आपको किसी बुक में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो यहाँ दी गई है डिटेल। निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका था? तो ये फेंका था भगत सिंह और BK दत्त दोनों के द्वारा। और ये उस टाइम फेंका गया था जब सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक, इन दोनों पर बहस चल रही थी। तो इस टाइम पर इन्होंने ऐसी जगह बम फेंक दिया था कि जहाँ पे लोग नहीं बैठे हों लेकिन धमाका जोरदार हो। बस इनका मकसद अंग्रेज़ों के कान खोलना था। तो पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या ये बढ़ाई गई थी दोस्तों। पूना पैक्ट जो गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, तो अनशन पे बैठ गए थे गांधी जी 20 सितंबर 1932 के अंदर। तो उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, तो मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद आदि ने गांधी जी और अम्बेडकर के साथ मिलकर, यानी कि इन दोनों को मनाया और 26 सितंबर 1932 को इनके बीच में एक पूना पैक्ट करवा दिया। और ये संख्या जो पहले 71 अंग्रेज़ों ने की थी विधानमंडलों में दलितों के लिए, ये इनकी संख्या 147 कर दी गई, बढ़ाकर 147। निम्नलिखित में से कौन शून्यावज्ञ आंदोलन से संबंध नहीं था? तो ये थे लाला हरदयाल। हमें पता है कि ये अमेरिका में थे और गदर से संबंधित थे, गदर पार्टी से। तो इनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। 1961 में संपन्न हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठक में कितने देश सम्मिलित हुए? तो इसके अंदर नहीं दी गई, जो 4 ऑप्शन में कोई भी सही नहीं दिया गया। तो 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। वैसे 24 इसका आंसर बनता, लेकिन जो UGC ने इसका गलत दिया है आंसर। इसकी अध्यक्षता टीटो ने की थी और 1961 के अंदर पहली बार इसको शुरू किया गया था। और औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ जो किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू, युगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता टीटो ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको अच्छे से याद रखने हैं। सदस्य देशों के लिए प्रथम नाम सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्न में से किसे नहीं रखा गया था? तो ये तीसरा यहाँ पे ये होगा। आप इसके इशारे पढ़ सकते हो क्वेश्चन जो इसके ये थे डिटेल। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष जो इसके बारे में थे, क्या क्या थे? स्वतंत्र विदेश नीति होगी और उपनिवेशवाद का विरोध करना, सैनिक गुट का सदस्य न होना, महाशक्ति के साथ सैनिक गठबंधन न होना,
किसी माँ शक्ति अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा न बनाने की इजाज़त देना। तो ये जो नॉन अलाइड मूवमेंट था यानी गुडनबर्ग आंदोलन था, इसके अंदर इनकी शर्तें थी ये। इनमें से भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार से कहा था कि कांग्रेस मरणसन हो गई है, और जोड़ा कि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि संसदीय प्रणाली भी मरणासन हो गई है। तो ये इंदिरा गांधी के बारे में क्वेश्चन उस टाइम में दिया गया था कि इंदिरा गांधी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी हमें थोड़ी बहुत डिटेल पता होना चाहिए कि कौन किस टाइम पे हुआ। तो इंदिरा गांधी के बारे में ये बात दी गई है। इनको सुमेलित करना है, जो सही सुमेलित नहीं है तो पंच सिद्धांति का वारमहीर की है। ब्रह्म सूत्र है ये ब्रह्मगुप्त का है, आर्यभट्ट का नहीं है, तो यही गलत दिया गया यहाँ। और अष्टांग हृदय वाग्भट्ट का है, निघंटु धन्वंतरी की रचना है, बाकी सभी मैचिंग में है। और इन बुक्स को मैच करना था किसकी कौन सी है, तो माइकल एच फिशर की है द पॉलिटिकल ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन्स ऑफ इंडिया 1757 से 1857, ए का 4। और ए ब्रेवर की है मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ इम्पोरियलिज्म, और शिगेरू इस्कावा की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियंट पर्सपेक्टिव। तो ये कार्ल पोनिज की ये बन जाएगी, तो आप देख लेना इसके बारे में, और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये पुस्तक है और इनको भी आपस में मैच करना है कौन सी पुस्तक किसकी है। तो मार्क प्लाक की द हिस्टोरियंस क्राफ्ट है, रॉबिन्सन की है द न्यू हिस्ट्री, एंटोनियो ग्राम्सी की है प्रिजन नोटबुक, जैक्स डेरिडा की है ग्रामेटोलॉजी। तो इसके हिसाब से अपन सर इसके मैच कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।